हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वह है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स की चर्चा हो चुकी है हमारी, और साथ ही टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में हम लोग डिस्कस किए थे सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। फिर हमने सिंपल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया, कंपाउंड स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे यह मैं बताऊंगा नहीं, सीधा हम टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ना है आज हमें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स की चर्चा की थी। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक हमको डिस्कस करना है। यहां कुछ टर्म्स है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। तो हमको यह समझना है कि कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव क्या है, ठीक है, और यह किस स्टेटमेंट का हम कन्वर्स, इनवर्स या फिर कंट्रापोजिटिव लिखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव लिखते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से किसी दिए हुए स्टेटमेंट का हम कन्वर्स, इनवर्स या कंट्रापोजिटिव लिख सकते हैं। तो यहां स्टेटमेंट दिया है आपको। सबसे पहला जो है आपका गिवन स्टेटमेंट है, इफ P देन Q। इफ P देन Q, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, P इंप्लाइज Q, इफ P देन Q। अब अगर आप इस स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखना चाहते हैं, मींस इफ P देन Q का कन्वर्स लिखना चाहते हैं, तो आप कन्वर्स क्या लिखिएगा। तो कहता है कि P इंप्लाइज Q अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसका कन्वर्स होता है इफ Q देन P। स्टेटमेंट है इफ P देन Q, तो कन्वर्स क्या लिखा जाएगा, इफ Q देन P। तो अगर हम इफ P देन Q को P इंप्लाइज Q लिख रहे हैं, तो इफ Q देन P को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे Q इंप्लाइज P। मीन्स अब बात आपको समझ में आ रही है कि अगर स्टेटमेंट आपका P इंप्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स क्या लिखा जाएगा, Q इंप्लाइज P। ठीक है, लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हैं तो इफ P देन Q स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बदले आप क्या लिखिए, इफ Q देन P। तो इस स्टेटमेंट का यह कन्वर्स स्टेटमेंट कहा जाएगा। इसी तरीके से इनवर्स क्या होगा, P इंप्लाइज Q का, या कहें कि इफ P देन Q का। तो इनवर्स होता है इफ नॉट P देन नॉट Q, इफ नॉट P देन नॉट Q। मींस नेगेशन, नॉट के बदले हम क्या बोलते हैं, नेगेशन। मींस नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q क्या हो गया, यह इनवर्स हो गया P इंप्लाइज Q का। गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, P इंप्लाइज Q, कहेगा कि इसका इनवर्स लिखिए, तो इनवर्स हम क्या लिखेंगे, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। इफ नॉट P देन नॉट Q। और ठीक इसी तरीके से कंट्रापोजिटिव की बात करें, कि अगर P इंप्लाइज Q गिवन स्टेटमेंट है तो उसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, तो इफ नॉट Q देन नॉट P। इफ नॉट Q देन नॉट P मतलब नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो इसको याद कर लेना है अच्छे से, ताकि अगर क्वेश्चन में हमको कभी भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट देकर उसका कन्वर्स, इनवर्स या कंट्रापोजिटिव लिखने के लिए कहता है तो हम आसानी से लिख पाए। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट होगा P इंप्लाइज Q, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P इज कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट है, इसका इनवर्स क्या होगा, तो नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q जो स्टेटमेंट बनेगा, इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। और इसी तरीके से अगर P इंप्लाइज Q का कंट्रापोजिटिव लिखने के लिए हमको कहता है तो हम लिखेंगे नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। मींस इफ नॉट Q देन नॉट P। तो आइए अब एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे यहां कहा कि राइट कन्वर्स, इनवर्स
एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है, इसका हमको क्या क्या लिखना है, तो कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और कंट्रापोजिटिव लिखना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि गिवन स्टेटमेंट में P क्या है और Q क्या है। तो यहां पर कहा कि इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। मीन्स इफ, इस स्टेटमेंट को हम अगर P बोले तो इफ P देन Q, इफ P देन Q के साथ है, मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब हमको अगर इसका कन्वर्स लिखना है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स। तो क्या कह रहा है कि P इंप्लाइज Q, अगर गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसका कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, इफ Q देन P, मीन्स इफ Q क्या है हमारा, तो इफ Q है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, देन ट्रायंगल ABC, देन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट P। क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। हमको इसका कन्वर्स अगर लिखना है तो यह P इंप्लाइज Q है, तो हम क्या लिखेंगे, Q इंप्लाइज P। तो हम इफ जो Q का स्टेटमेंट है उसको पहले लिखेंगे, देन जो P का स्टेटमेंट है उसको बाद में लिखेंगे। इसके बाद इसका इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो इनवर्स लिखने के लिए इनवर्स में क्या होता है, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, मींस इफ नॉट P देन नॉट Q। तो अगर हम इसका इनवर्स लिखेंगे, अगर हम इनवर्स लिखते हैं इसका, तो क्या लिखेंगे, इफ ट्रायंगल ABC इज नॉट राइट एंगल्ड at B, if triangle ABC is not right angled at B, then AB square plus BC square not equal to AC square। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट था कि if triangle ABC is right angled at B, then AB square plus BC square is equal to AC square। तो इनवर्स क्या कहता है, इनवर्स हो जाता है नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B का नेगेशन क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज नॉट राइट एंगल एट B, देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर का नेगेशन क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया इनवर्स। अब अगर हमको इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है, कंट्रापोजिटिव, ठीक है, तो कंट्रापोजिटिव में हम क्या लिखेंगे, तो कंट्रापोजिटिव कहता है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। P इंप्लाइज Q का कंट्रापोजिटिव क्या है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, मींस नॉट Q देन नॉट P। तो हम लिखेंगे कि इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर, then triangle ABC is not right angled at B। क्या लिखेंगे कि इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर, इफ नॉट Q, ठीक है, देन नॉट P। तो अगर जब भी आपको कोई कंडीशनल स्टेटमेंट देकर उसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव लिखने के लिए कहता है, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब आइए देखिए क्या कह रहा है यहां,
कह रहा है कि इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसका मीनिंग क्या है, ट्रू है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन द कंट्रापोजिटिव इज ऑल्सो लॉजिकली ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका कंट्रापोजिटिव भी लॉजिकली ट्रू होगा। एंड इफ द कन्वर्स इज ट्रू, ठीक है, अगर कन्वर्स ट्रू है देन द इनवर्स इज ऑल्सो लॉजिकली ट्रू। ठीक है, और किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स अगर ट्रू मीनिंग दे रहा है, ठीक है, तो इनवर्स भी क्या होगा, ट्रू मीनिंग देगा। तो एक बार आइए हम लोग इसको लिखे हैं, इसको पढ़कर देखते हैं कि क्या ऐसी बात है कि नहीं। तो स्टेटमेंट हमारा क्या था, तो स्टेटमेंट हमारा था ये ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल दैट बी देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हमको पता है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ट्रायंगल एबीसी जब राइट एंगल होगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, मतलब यह ट्रू स्टेटमेंट है। तो कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कंट्रा पॉजिटिव लॉजिकली ट्रू होगा। स्टेटमेंट ट्रू है तो कंट्रा पॉजिटिव ट्रू होगा। तो कंट्रा पॉजिटिव क्या कह रहा है कि इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर देन ट्रायंगल ABC इज नॉट राइट एंगल दैट बी। तो इस पूरे स्टेटमेंट को भी पढ़कर हमको क्या फील आ रहा है कि सही बोला जा रहा है। अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो कभी भी ट्रायंगल राइट एंगल्ड नहीं होगा बी पर। ट्रायंगल बी पर राइट एंगल तभी होता है जब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो। तो अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर है तो ट्रायंगल ABC नॉट राइट एंगल दैट बी होगा, मतलब यह बात भी सही है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट का मीनिंग ट्रू है, कंडीशनल गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग ट्रू है तो उसका कंट्रा पॉजिटिव भी ट्रू मीनिंग दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या कहा कि अगर कन्वर्स ट्रू है, ठीक है, अगर कन्वर्स ट्रू है तो इनवर्स भी ट्रू होगा। इफ कन्वर्स इज ट्रू देन इनवर्स इज ट्रू। तो कन्वर्स स्टेटमेंट हम लिखे हैं, क्या आया है, तो कन्वर्स तो यही लिखे हुए हैं ऊपर में ही। ठीक है, कन्वर्स नहीं, कन्वर्स यहां है। अब देखिए कन्वर्स स्टेटमेंट क्या था कि इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर देन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल दैट B। ठीक है, इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर देन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल दैट B। यह कन्वर्स स्टेटमेंट है, तो इसका मीनिंग भी ट्रू आ रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है तो ट्रायंगल B पर राइट एंगल होगा, ट्रू मीनिंग दे रहा है। तो अब इसका इनवर्स पढ़कर देखते हैं। इनवर्स कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC इज नॉट राइट एंगल दैट B, अगर ट्रायंगल ABC B पर राइट एंगल्ड नहीं है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नॉट इक्वल टू होगा AC स्क्वायर, तो इसका मीनिंग भी ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो यही बात यहां बता रहा था कि जब आप गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव लिखते हैं तो आप पाएंगे कि जो ट्रूथ वैल्यू गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट का है वही ट्रूथ वैल्यू उसके कंट्रा पॉजिटिव का आएगा, और जो ट्रूथ वैल्यू इनवर्स स्टेटमेंट का है वही, जो ट्रूथ वैल्यू कन्वर्स स्टेटमेंट का है वही ट्रूथ वैल्यू उसके इनवर्स का आएगा। मींस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू और कंट्रा पॉजिटिव का ट्रूथ वैल्यू सेम होगा। ठीक है, कन्वर्स का ट्रूथ वैल्यू और इनवर्स का ट्रूथ वैल्यू सेम होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक हम लोग का यह फिर नया आ गया। ठीक है, अब कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव आप सीख लिए लिखना गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आप अब थोड़ा सा माइंडसेट बदलिए और इस नए टॉपिक के ऊपर आइए। ठीक है, यह कह रहा है ओपन सेंटेंस एंड देयर ट्रूथ सेट। ओपन सेंटेंस एंड देयर ट्रूथ सेट मींस अब हमको समझना है कि किस तरह के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ओपन सेंटेंस क्या हुआ, तो कह रहा है कि लेट PX बी ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन्वॉल्विंग ए वेरिएबल X एंड let A be a given set such that for all A belongs to A,
PA is true or false, then PX is called open sentence defined on A. ठीक है, आराम से पढ़िए। कह रहा है कि PX अगर कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें वेरिएबल X इन्वॉल्व है और A कोई दिया हुआ सेट है, उस दिए हुए सेट A के कुछ वैल्यू के लिए वह स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, उस सेंटेंस का मीनिंग ट्रू आ रहा है, और सेम टाइम पर उसी सेट के कुछ वैल्यू के लिए उस सेंटेंस का मीनिंग फॉल्स आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे यहां एक सेंटेंस दिया हमको, ठीक है, यहां क्या है? एक सेंटेंस है जिसमें वेरिएबल X इन्वॉल्व है और साथ में एक सेट हमको दिया हुआ है नेचुरल नंबर का। कह रहा है PX एक स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? तो X प्लस 5 लेस देन 9, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। X प्लस 5 लेस देन 9, X प्लस 5 जो है 9 से छोटा होगा, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। मींस यहां एक सेंटेंस दिया है जिसमें वेरिएबल X इन्वॉल्व है और इसके साथ एक सेट दिया है N। हम देख पा रहे हैं कि इस सेट के कुछ वैल्यू के लिए, सेट हमारा नेचुरल नंबर का है तो X का क्या वैल्यू है? तो X का वैल्यू हम ले सकते हैं कहां से? तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी X का वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि X का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे तो यह स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। लेकिन उसी समय अगर हम 4 5 6 और उसके बाद का ले लें तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। मतलब सेम टाइम पर यह स्टेटमेंट क्या हो रहा है? सेम टाइम पर इस सेंटेंस का मीनिंग ट्रू भी निकल रहा है और फॉल्स भी निकल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ही हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है, which are true as well as false at the same time. For some value of variable it is true and for some value of variable it is false. ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई कि किस तरह के सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहेंगे। तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि let Px be a declarative sentence involving a variable X and let A be a given set such that A belongs to A, PA is true or false, then Px is called open sentence defined on A. जैसे यहां Px एक सेंटेंस दिया है defined on the set of natural number for some value of natural number. ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 के लिए x का वैल्यू अगर हम 1 2 3 रखते हैं तो यह ट्रू आ रहा है, और x का वैल्यू अगर हम इसके आगे का रख रहे हैं 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, तो यह क्या हो जा रहा है? फॉल्स हो जा रहा है। मतलब इसी सेट के कुछ वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है, कुछ वैल्यू के लिए यह फॉल्स आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो कहिएगा कि कैसे बनाएंगे? अगर कोई ओपन सेंटेंस दिया है तो उसको स्टेटमेंट हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो उस पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन कुछ टर्म्स यहां दिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट सेट, ट्रूथ सेट, फॉल्स सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट कुछ नहीं है। ओपन सेंटेंस में जिस सेट से हम वेरिएबल का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ओपन सेंटेंस में जिस सेट से हम वेरिएबल का वैल्यू रिप्लेस करते हैं उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। जैसे यहां नेचुरल नंबर का सेट रिप्लेसमेंट सेट हो गया। अब इस रिप्लेसमेंट सेट के जिन वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा उसको हम कहते हैं ट्रूथ सेट। जैसे रिप्लेसमेंट सेट का यह एक सबसेट है, रिप्लेसमेंट सेट का यह एक सबसेट है जिसके लिए यह स्टेटमेंट ट्रू मीनिंग दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे ट्रूथ सेट। ठीक है, और तीसरा है फॉल्स सेट, रिप्लेसमेंट सेट का वह सबसेट जिसके लिए यह स्टेटमेंट फॉल्स मीनिंग दे रहा है, उसको हम कहते हैं फॉल्स सेट। तो यह हो गया आपका रिप्लेसमेंट सेट, यह हो गया आपका ट्रूथ सेट, और यह हो गया आपका फॉल्स सेट। ठीक है, तो यह तो बात हो गई ओपन सेंटेंस की और इससे रिलेटेड
टर्म्स रिप्लेसमेंट सेट, ट्रुथ सेट एंड फॉल्स सेट की। लेकिन एक्चुअल हमको क्या करना है, हमने अभी देखा कि ओपन सेंटेंस जो है एक ही साथ ट्रू और फॉल्स दोनों होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट नहीं होगा। तो ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, तो आइए इसके लिए हम देखते हैं क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी ओपन सेंटेंस को विथ द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी ओपन सेंटेंस को विथ द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्वांटिफायर्स होते हैं जो ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदल देता है। तो कहा कि देयर आर टू सिंबल्स। ठीक है, इस तरह का सिंबल ध्यान से देखिए, उल्टा ए लगेगा आपको, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर टू सिंबल्स, दिस एंड दिस। यह जो उल्टा ए बना हुआ है, उल्टा ई बना हुआ है, यह दोनों सिंबल है जिसको हम क्वांटिफायर कहते हैं मैथमेटिक्स में। देयर आर टू सिंबल्स, दिस एंड दिस आर नोन एज क्वांटिफायर्स इन मैथमेटिक्स। यही दोनों सिंबल क्वांटिफायर्स होता है। ठीक है, स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल और इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। यह जो सिंबल है जिसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि द सिंबल दिस रीड एज फॉर ऑल। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल पढ़ते हैं, कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और इस क्वांटिफायर को हम कहते क्या है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, द सिंबल दिस रीड एज देयर एग्जिस्ट। इसको पढ़ते क्या है, सिंबल तो यह है लेकिन इसको पढ़ते क्या है, देयर एग्जिस्ट, कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, तो यह जो दो सिंबल है इसको मैथमेटिक्स में हम लोग क्वांटिफायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह दोनों क्वांटिफायर क्या करता है कि ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदल देता है। ठीक है, ओपन सेंटेंस को क्या करेगा, यह क्वांटिफाई करेगा और क्वांटिफाई होने पर ओपन सेंटेंस क्या बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है। तो जब हम किसी ओपन सेंटेंस को आइदर दिस और दिस दोनों में से किसी क्वांटिफायर की हेल्प से क्वांटिफाई कर दिए, तब जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। एन ओपन सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ ए क्वांटिफायर बिकम्स ए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। वही यहां लिखा भी है, एन ओपन सेंटेंस विथ ए क्वांटिफायर बिकम्स ए स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है क्योंकि एक ही साथ वह ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है। आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि स्टेटमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग आइदर ट्रू निकलना चाहिए या फिर फॉल्स निकलना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ओपन सेंटेंस का क्या होता है, दोनों मीनिंग एक साथ निकलता है, इसलिए वह स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जब हम ओपन सेंटेंस को क्वांटिफाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर, ठीक है, तो वह स्टेटमेंट बन जाएगा और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। एन ओपन सेंटेंस विथ ए क्वांटिफायर बिकम्स ए स्टेटमेंट कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट समझ गए कि ओपन सेंटेंस को इस दोनों में से किसी भी क्वांटिफायर से, यूनिवर्सल क्वांटिफायर से या एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से क्वांटिफाई करेंगे तो वह क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन जाएगा। मींस उसका मीनिंग निकलने लगेगा, या तो वह ट्रू हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा। कहा यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन इनटू ए ट्रू स्टेटमेंट। अब यहां एक काम दिया हमको, कहा कि नीचे जो यह ओपन सेंटेंसेस लिखा हुआ है, ठीक है, किस सेट के ऊपर लिखा हुआ है, तो नेचुरल नंबर के ऊपर। यहां पर एक्स कहां से बिलोंग करेगा, तो नेचुरल नंबर से। इसमें भी और यहां भी एक्स बिलोंग करेगा कहां से, नेचुरल नंबर से। यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ओपन सेंटेंस दिया हुआ है, इसको क्वांटिफाई करना है, लेकिन क्वांटिफाई करते समय ध्यान रखना है कि ट्रू स्टेटमेंट में बदलना चाहिए, फॉल्स में नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। कह रहा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सोचिए x का एक वैल्यू है 3
जिसको हम यहां रखेंगे तो यह ट्रू हो जाएगा, लेकिन x के बाकी वैल्यू के लिए यह क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमको तो इसको ट्रू स्टेटमेंट में बदलना है, तो कैसे इसको हम ट्रू स्टेटमेंट में बदलेंगे और लिखेंगे कैसे, यह देखिए। तो हम लिखेंगे क्योंकि x के एक वैल्यू के लिए यह ट्रू हो रहा है, सिर्फ x = 3 के लिए ट्रू हो रहा है। तो जो स्टेटमेंट एक वैल्यू, दो वैल्यू, 10 वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसको हम जनरलाइज करके कहते हैं कि कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो। जो स्टेटमेंट वेरिएबल के कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x + 5 = 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यह पढ़िए कि x का कुछ वैल्यू मिलेगा हमको जिसके लिए x + 5 = 8 होगा। तो x का एक वैल्यू हमको मिलता है, x = 3, जिसके लिए x + 5 = 8 है। तो अब कोई भी इसको पढ़ेगा तो कहेगा कि इसका मीनिंग क्या है, ट्रू है। इस स्टेटमेंट में x का कुछ वैल्यू है, ठीक है, कुछ नेचुरल नंबर ऐसा है जिसके लिए x + 5 क्या है, 8 के बराबर है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट में बदल गया। इसी तरीके से दूसरे में देखिए, दूसरा में हमारे पास ओपन सेंटेंस है, x² > 0 और x² > 0 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब इसको अगर ट्रू स्टेटमेंट में बदलना है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहां x का कोई भी नेचुरल वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हम इसको ट्रू स्टेटमेंट में बदलने के लिए यहां लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यह इनकंप्लीट लग रहा है, x² > 0 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन इसी को हम कहें कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x² > 0। तो कोई भी कहेगा कि हां बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है, x के सभी वैल्यू के लिए x के सभी वैल्यू के लिए, तो x कहां से लिया जाएगा, यहां नेचुरल नंबर से। तो x के सभी वैल्यू के लिए x² 0 से बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ओपन सेंटेंस के पहले क्वांटिफायर लगाकर हम किस तरह से इसका मीनिंग ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर यहां हम क्वांटिफायर लगा देते देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उसका मीनिंग निकलता कि x का कुछ वैल्यू है जिसके लिए x² 0 से बड़ा है, तो गलत हो जाता। यहां x के सभी वैल्यू के लिए, x के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए x² 0 से बड़ा है, यह बात सही है। अगर हम कहें कि x के कुछ वैल्यू के लिए x² 0 से बड़ा है तो यह गलत बात है। तो यहां पर कौन सा क्वांटिफायर हमने यूज किया, यूनिवर्सल, और यहां यूज किया एक्जिस्टेंशियल। उसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखिए, x + 2 < 4, x + 2 < 4 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तीसरा है। ठीक है, अब यहां भी यह ओपन सेंटेंस है, x के कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, x के कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स होगा। जैसे यहां पर x का वैल्यू क्या है, x + 2 < 4। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ट्रू आएगा, लेकिन 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स हो रहा है, तो हमको तो इसको ट्रू स्टेटमेंट में बदलना है। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि x के कुछ वैल्यू के लिए यह ट्रू हो सकता है, जैसे x = 1 रखेंगे तभी यह ट्रू होगा, x का बाकी वैल्यू अगर यहां से रखेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हमको कुछ के लिए जहां ट्रू होता है वहां यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x + 2 < 4। तो अब कोई भी इसको पढ़ के कहेगा कि हां बिल्कुल सही बात है, x के कुछ वैल्यू के लिए x + 2 4 से छोटा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ओपन सेंटेंस को अगर हम क्वांटिफाई कर देते हैं, ठीक है, तो वह जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वह या तो क्लियर ट्रू मीनिंग देगा या फिर क्लियर फॉल्स मीनिंग देगा। इसलिए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या हो, क्वांटिफाइड जब हम कर देते हैं किसी सेंटेंस को, किसी ओपन सेंटेंस को, तो वह स्टेटमेंट में बदल जाता है, क्योंकि उसका क्लियर मीनिंग निकलने लगता है, या तो वह ट्रू हो जाता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल आपको दिए थे कि इसी में अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x² < 0, तो यह तो इस ओपन सेंटेंस को हमने ट्रू स्टेटमेंट में बदला था।
अगर इसी को फॉल्स स्टेटमेंट में बदलना हो तो हम लिख देंगे देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो उसका मीनिंग फॉल्स आने लगेगा। अब आते हैं नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट जानते हैं आप कि नेगेशन का क्या मीनिंग होता है। तो नेगेशन क्या करता है, ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स में बदल देता है। किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने का मतलब है कि उसके ट्रूथ वैल्यू को बदल देना, उसके ट्रूथ वैल्यू को बदल देना। अगर स्टेटमेंट का मीनिंग, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू टी है तो नेगेशन जब उसका लिखेंगे तो नेगेशन का मीनिंग फॉल्स आएगा। और अगर स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू एफ है, स्टेटमेंट फॉल्स मीनिंग दे रहा है और तब हम उसका नेगेशन लिखेंगे तो नेगेशन का मीनिंग क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, नेगेशन का ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर कोई स्टेटमेंट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है तो उसका नेगेशन किस तरह से लिखा जाता है। तो कहा कि व्हेन वी नेगेट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, अगर हम किसी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना चाह रहे हैं, व्हेन वी नेगेट ए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वी नेगेट ऑल द क्वांटिफायर्स फर्स्ट। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वांटिफायर्स को नेगेट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर सेंटेंस में मोर देन वन क्वांटिफायर यूज हुआ है तो लेफ्ट से क्वांटिफायर्स को नेगेट करते चलना है। देन भी नेगेट द स्टेटमेंट, और उसके बाद जो उसमें स्टेटमेंट इंवॉल्व है उसको भी नेगेट करना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि क्वांटिफायर्स को कैसे नेगेट करेंगे। तो हमारे पास जो यह दो क्वांटिफायर है फॉर ऑल, ठीक है, इस फॉर ऑल का अगर हम नेगेशन लिखते हैं, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल, तो यह बदल जाता है किसमें, देयर एग्जिस्ट में। ठीक है, मतलब फॉर ऑल का नेगेशन हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट। और इसी तरीके से अगर देयर एग्जिस्ट का हम नेगेशन लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या होगा, तो देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होगा फॉर ऑल। तो क्वांटिफायर हमारे पास दो है, ठीक है, जिसमें दोनों एक दूसरे का क्या होता है, नेगेशन होता है। फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल। लेकिन अब हमको क्या करना है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने के लिए कहा कि व्हेन वी नेगेट ए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वी नेगेट ऑल द क्वांटिफायर्स फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वी नेगेट द स्टेटमेंट। तो इसको यहां से समझते हैं। जैसे इसको आप भूल जाइए नेगेशन को, आपको स्टेटमेंट यह दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए पी एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए पी एक्स, यह स्टेटमेंट है। हम इसका नेगेशन करना चाहते हैं तो पहले नेगेशन लगा दिए, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट है इसका नेगेशन क्या होगा, इसका हमको नेगेशन लिखना है। तो अगर हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो जो क्वांटिफायर आएगा सबसे पहले उसका नेगेशन लिखेंगे। तो फॉर ऑल का नेगेशन क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, और उसके बाद स्टेटमेंट का भी नेगेशन लिखना होता है। तो यहां स्टेटमेंट पी एक्स है तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एक्स। इसी तरीके से यहां जो स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए पी एक्स, तो इसका नेगेशन लिखने चलेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिफायर का नेगेशन लिखेंगे, तो देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और पी एक्स का नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन पी एक्स। तो यह तरीका होता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने का। तो आइए इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे यहां कहा कि राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स माइनस 17 ग्रेटर देन लेस देन 20। स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स माइनस 17 लेस देन 20। तो अगर यह इस स्टेटमेंट का नाम हम दे देते हैं पी, अगर यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, पी है, अगर यह स्टेटमेंट हमारा पी है, नाम दे दिए, तो हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है नेगेशन पी, हमको लिखना है नेगेशन ऑफ पी।
तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन। तो कहा कि किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वांटिफायर को नेगेट करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट इसके बाद जो स्टेटमेंट है इसका नेगेशन लिखेंगे। तो x माइनस 17 लेस देन 20 का नेगेशन हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यह हो गया नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। एकदम क्लियर है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम साफ सुथरी बात है। इसी तरीके से यहां एक और स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम p मान लेते हैं तो p हमारा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका नेगेशन लिखने जाएंगे तो नेगेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिफायर का नेगेशन लिखेंगे। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, आप ध्यान से पढ़कर देखिए तो इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग निकल रहा होगा ठीक उसका उल्टा मीनिंग यह दे रहा होगा। अगर इसका मीनिंग ट्रू निकल रहा होगा तो यह फॉल्स मीनिंग दे रहा होगा। तो पढ़ के देखते हैं, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स माइनस 17 लेस देन 20। ठीक है, एक्स का कुछ नेचुरल वैल्यू है जिसके लिए एक्स माइनस 17 क्या होगा, 20 से छोटा होगा। तो x का क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं, क्या x का सारा नेचुरल वैल्यू रख दें तो x माइनस 17 20 से छोटा होगा। तो अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, अगर मान लो x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो इधर माइनस 16 20 से छोटा, 2 रखते हैं, ठीक है, तो माइनस 15 20 से छोटा। ऐसा कहां तक हम जा सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम 17 रखते हैं तो 0 आएगा, वो भी 20 से छोटा। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम 34 रखते हैं, x का वैल्यू 34 रखते हैं तो 34 माइनस 17 17 20 से छोटा। 35 रखते हैं तो कितना आएगा, 18 आएगा, 20 से छोटा। 36 रखते हैं तो 19 आएगा। ठीक है, 37 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी 37 के बाद अगर कोई नेचुरल वैल्यू रखते हैं 0 से 36 तक अगर x का वैल्यू रखा जाए तो यह ट्रू आ रहा है, और 37 और ऑनवर्ड्स अगर हम रखते हैं तो यह क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मतलब क्या है, लेकिन यहां कह क्या रहा है कि x का कुछ वैल्यू है जिसके लिए x माइनस 17 20 से छोटा है। तो सही बात है, x का कुछ वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 1 से लेकर 34 तक अगर हम रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम कहां से कहां तक रखते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम 1 2 से लेकर कहां तक रखते हैं, 36 तक। तो 1 से लेकर 36 तक x का कुछ वैल्यू है जिसके लिए यह 20 से छोटा है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब इसका नेगेशन पढ़ के देखिए। नेगेशन कहता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए x माइनस 17 20 से बड़ा होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या x के सभी वैल्यू के लिए x माइनस 17 20 से बड़ा होगा, तो नहीं। x का वैल्यू जब 37 या उससे बड़ा होगा तब x माइनस 17 20 से बड़ा होगा, मतलब फॉल्स हो गया यह। तो आप स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका नेगेशन लिखिए और पढ़कर देख लीजिए तो क्लियर पता चल जाएगा आपको कि स्टेटमेंट का जो मीनिंग आ रहा है उसके नेगेशन का मीनिंग ठीक उसका अपोजिट आ रहा है। मींस स्टेटमेंट अगर ट्रू मीनिंग दे रहा है तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या देगा, आपको फॉल्स मीनिंग देगा। तो आज यहीं तक स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।